जय हिंद, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की व्याख्या के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपका जेपीएससी में एक प्रश्न 2 अंक का पक्का पूछा ही जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 अंक समझिए पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। पहला प्रश्न आपका ए रहा, खुटकट्टी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, मुंडाओं के द्वारा जंगलों को काटकर साफ किया गया जमीन। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। खूंटकट्टी में खूंट का अर्थ क्या होता है? खूंट का अर्थ होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। जब मुंडा लोग पहली बार झारखंड में आए थे, देखिए मुंडा जो थे झारखंड में आने वाले पहली जनजाति थे। कौन? मुंडा। मुंडा झारखंड में आने वाले पहले जनजाति थे। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने रहने के लिए जो जंगलों को काटकर स्थान बनाया था, क्योंकि यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल था, तो यहाँ पे जंगलों को काट करके यहाँ पे जो स्थान बनाया अपने रहने के लिए, इस जमीन को बोला गया खूंटकट्टी जमीन। और जिस गांव में लोग रहते थे मुंडा लोग, इसको बोला गया खूंटकट्टी गांव। और जहाँ पे लोग कृषि करते थे उसको बोला गया खूंटकट्टी खेती। तो इतना पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। खूंटकट्टी जमीन, खूंटकट्टी खेती और खूंटकट्टी गाँव। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मुंडा लोग एग्जैक्टली आए कहाँ से थे? तो मुंडा लोग कहाँ से आए थे, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। इसके संबंध में 3 विचारधारा है। तो पहली विचारधारा के अनुसार लोगों का कहना है कि ये तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। दूसरे तरह के विचारकों का मानना है कि ये लोग दक्षिण पश्चिम भारत से आए थे। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम इंडिया से। तीसरे तरह के विचारकों का मानना है कि ये लोग दक्षिण पूर्वी इंडिया से आए थे, दक्षिण पूर्वी भारत से आए थे। देखिए दक्षिण पश्चिम इंडिया से लोगों का मानना था कि जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो दक्षिण पश्चिम से मुंडा लोग कहाँ पे आए? झारखंड में आए। अब देखिए झारखंड में आने के बाद मुंडा लोग सबसे पहले किसको हराया? तो ये भी प्रश्न आता है। सबसे पहले असुरों को हराया। किसको हराया? असुरों को हराया। असुरों को हराया। और असुरों को हरा करके यहाँ पे सबसे पहले जंगलों को काट करके यहाँ पे क्या किया? जमीन तैयार किया, जिसे खुटकट्टी कहा गया। तो यहाँ से आपको इतना फैक्ट याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना कि ग्राम को क्या कहा जाता है? इसमें हाथू कहा जाता है। हाथू किसको कहा जाता है? ग्राम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार रीसा मुंडा के द्वारा राज्य की कल्पना किस रूप में की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में पहली बार राज्य की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था रीसा मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा? रीसा मुंडा के द्वारा। देखिए झारखंड में जब मुंडा लोग आकर के बस गए तो रीसा मुंडा के द्वारा एक राज्य की कल्पना की गई। वो किस रूप में की गई थी? तो वो क्या गया था? सुनहला देश के रूप में। किस रूप में? सुनहला देश या फिर सोना लेकन दिसुम, जिसका अर्थ होता है सोने की तरह। तो सुनहला देश या फिर सोना लेकन दिसुम के रूप में रीसा मुंडा ने राज्य की कल्पना किया था। और इसी राज्य को नाम दिया सूतिया नागखंड का। क्या नाम दिया? सूतिया नागखंड दिया। और इसका जो प्रथम राजा बनाया गया था, इसको किसको बनाया गया था? तो सूतिया पाहन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सूतिया पाहन को। और ये सूतिया नागखंड है, इसी की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीसा मुंडा के द्वारा राज्य की कल्पना किस रूप में की गई थी? तो सुनहला देश या फिर सोना लेकन दिसुम के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट हमने लिख दिया है कि मुंडा जनजाति का संबंध कोलेरिन समूह से है तथा मानव के प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से संबंधित है। कौन? मुंडा जनजाति। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोलेरिन समूह आपको याद रखना है, पूछा भी गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था कैसी शासन व्यवस्था थी? तो देखिए सूतिया नागखंड का जो शासन व्यवस्था था उसी को मुंडा शासन व्यवस्था कहा गया। और वहाँ पे किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो वहाँ पे सहकारी शासन व्यवस्था और गणतंत्र शासन व्यवस्था, दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था वहाँ पे थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए सहकारी यहाँ पे क्या होता था कि जो ऊपर जो ग्राम का जो ग्राम प्रधान होता था हाथू मुंडा, जो पट्टी का या फिर पहाड़ा का या फिर राज्य का जो ग्राम प्रधान होता था, उसका जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, उसका चुनाव होता था। और उसके लिए उसको कोई भी पेमेंट वगैरह या फिर कोई भी टैक्स उसको नहीं मिलता था। इसीलिए इसको बोला गया सहकारी शासन व्यवस्था। और गणतंत्र शासन व्यवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पे चुनाव होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया।
अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था कितने स्तर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय। कहीं कहीं 3 स्तरीय होता है और कहीं कहीं 4 स्तरीय होता है, इसलिए हमने दोनों लिख दिया है। कौन कौन होते हैं चलिए इसको जानते हैं। देखिए, कई खूंट आने के कई परिवार मिलकर के हाथू बनाते हैं। हाथू मतलब क्या होता है? गांव। और कई हाथू आने के कई गांव मिलकर के पट्टी बनाते हैं। और कई पट्टी मिलकर के पढ़ा बनता है। और कई पढ़ा मिलकर के राज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए, पारिवारिक स्तर पे तो कोई शासन व्यवस्था नहीं होती है। तो पहला हो गया गांव, गांव स्तरीय, फिर पट्टी स्तरीय, पढ़ा स्तरीय और राज स्तरीय। तो ये 4 तरह की शासन व्यवस्था होती है। कहीं कहीं पट्टी नहीं होता है, तो पट्टी नहीं होता है तो वहाँ पे पढ़ा होता है, तो ये 3 स्तरीय हो जाता है, इसलिए इसको 3 स्तरीय भी कहीं कहीं होता है, इसलिए कहीं कहीं 4 स्तरीय होता है। जो पट्टी का जो प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो ये होता है मानकी। क्या होता है? मानकी। गांव का जो प्रशासनिक प्रधान होता है, ग्राम प्रधान कह सकते हैं, या फिर हाथू का प्रधान कौन होता है? तो हाथू मुंडा। क्या होता है? हाथू मुंडा। पढ़ा का क्या होता है? पढ़ा राजा। और राज का क्या होता है? राजा या फिर सरदार। देखिए, कहीं कहीं पट्टी जब नहीं होता तो मानकी ही पढ़ा का प्रशासनिक प्रधान होता है। तो ये आपको याद रखना है। पूछेगा मानकी किसका प्रशासनिक प्रधान होता है, तो ऑप्शन में अगर पट्टी रहे तो पट्टी को मारना, अगर पट्टी न रहे तो पढ़ा को मारना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वंशानुगत पद है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवान क्या है? वंशानुगत पद है। बाकी कोई भी वंशानुगत पद नहीं है। इसका क्या होता है? चुनाव होता है। इसका क्या होता है? चुनाव होता है। इसीलिए मुंडा शासन व्यवस्था को गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कहा गया है। और इनको कोई भी पेमेंट या फिर कोई भी टैक्स नहीं मिलता है। कोई भी पेमेंट या कोई भी टैक्स नहीं मिलता। नो पेमेंट नो टैक्स। इसलिए इस व्यवस्था को, मुंडा शासन व्यवस्था को सहकारी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब दीवान के बारे में थोड़ा सा जान लेते। दीवान क्या होता है? दीवान देखिए, पढ़ा राजा का सहयोगी होता है। देखिए, दीवान के ऊपर भी एक पद होता है जिसको बोलते हैं ठाकुर। क्या बोलाता है? ठाकुर। ठाकुर पद होता है। जो पढ़ा राजा का मुख्य सहयोगी कौन होता है? ठाकुर। यानी कि पढ़ा राजा का अगर बीमार पड़ जाएगा फिर कुछ हो जाएगा तो उस समय उसका काम कौन संभालेगा? ठाकुर संभालेगा। उसके नीचे होता है, ठाकुर के नीचे होता है दीवान। ये भी राजा का सहयोगी हुए है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दीवान की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक होता है गढ़ दीवान, एक होता है राज दीवान। गढ़ दीवान को हम कह सकते हैं गृह मंत्री कह सकते हैं, क्योंकि गांव के भीतर नियम कानून बनाता है गढ़ दीवान। और राज दीवान गांव के बाहर, इसको विदेश मंत्री हम कह सकते हैं। और इसी के नीचे एक होता है बरकंदाज, जिसको हम सिपाही कहते हैं। बरकंदाज को क्या कहते हैं? सिपाही। सिपाही इसका काम क्या होता है? तो दीवान का ये सहयोगी होता है। दीवान का सहयोगी कौन? सिपाही, यानी कि बरकंदाज। इसका काम होता है संदेश वाहक का कार्य करता है, यानी कि सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, यानी मैसेंजर का कार्य करता है कौन? बरकंदाज। तो सबसे ऊपर में हो गया पढ़ा राजा, उसके नीचे ठाकुर, और ठाकुर के नीचे हो गया दीवान। दीवान 2 प्रकार के, गढ़ दीवान, राज दीवान। और इसके नीचे संदेशवाहक का कार्य करता कौन? बरकंदाज, जिसको सिपाही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में कर्ता का क्या कार्य है? देखिए, यहाँ से आपका कई सारे प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायत या सभा में अनुशासन कायम करना। ये किसका कार्य है? कर्ता का। और कर्ता को ही दारोगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दारोगा। दस्तावेज का रखरखाव ये किसका कार्य है? ये है पांडेय का। किसका? पांडेय। न्याय दिलाना ये किसका कार्य है? ये लाल का कार्य है, जिसको वकील कहा जाता है। वकील ही क्या है? न्याय लाल है। और लाल जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एक होता है बड़ लाल, एक होता है मंझ लाल, और एक होता है छोट लाल। आप गांव में नाम सुने होंगे छोट लाल। छोट लाल कई लोग का नाम होता है गांव में। तो लाल किसको कहते हैं? वकील को कहते हैं, जो क्या करता है? न्याय दिलाने का कार्य करता है। संदेश आदान प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सिपाही या फिर बरकंदाज। अभी हमने ऊपर बताया दारोगा के नीचे आता है जस्ट बरकंदाज या फिर सिपाही, जो संदेश आदान प्रदान करने का कार्य करता है। अगर पूछ दे कि ग्रामीण स्तर पर संदेश आदान प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो ग्रामीण स्तर पर करता है महतो। कौन करता है? महतो। आप गांव में सुने होंगे फलना महतो, ढकना महतो। तो ये महतो ही क्या करता है? संदेश का आदान प्रदान करता है ग्रामीण स्तर पर। ठीक। और जो बरकंदाज है या फिर सिपाही, ये किसके नीचे आता है? तो ये पढ़ा राजा के नीचे आता है। और महतो ग्रामीण स्तर पे। तो दोनों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कर्ता को ही दारोगा कहा जाता है, ये भी हमने बता दिया। अगला प्रश्न है मुंडा लोगों के गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो ये होता है आपका पाहन। क्या होता है? कौन होता है? पाहन। अच्छा, महतो अभी हमने बताया, महतो का क्या कार्य है? तो ग्रामीण स्तर पर संदेश का आदान प्रदान। ये पाहन के नीचे ही महतो आता है। पाहन के नीचे क्या होता है? महतो आता है। ग्रामीण प्रधान जो है, ग्राम का प्रधान कौन होता है? हाथू मुंडा। हाथू मुंडा संदेश देगा किसको? पाहन को। और पाहन किसको देगा? महतो का। और महतो गांव में पूरे गांव वाले लोग, गांव के लोगों को संदेश देगा, यानी कि सूचना पहुंचाएगा। बरकंदाज क्या करता है? पढ़ा राजा के नीचे वाला पद है, नीचे आता है, ये उसका सहयोगी में आता है, जो सूचना का आदान प्रदान करता है। इसको सिपाही भी कहते हैं, बरकंदाज को। पांडे का क्या कार्य है? तो यह दस्तावेज का रख रखाव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि पाहन के नीचे महतो होता है, जो संदेश देने का कार्य करता है। किसको संदेश देता है? तो गांव की जनता को देते हैं। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल कौन से हैं? तो मुंडा जनजाति के जो पवित्र स्थल कौन कौन है? तो सरना स्थल, अखड़ा और शासन। सरना स्थल किसको कहते हैं? तो ये पूजा स्थल होता है। क्या होता है? ये पूजा स्थल। अखड़ा क्या होता है? जहाँ पे पंचायत या फिर सभा होती है या फिर नाच गान होता है। पंचायत, सभा या फिर नाच गान जहाँ पे होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अखड़ा कहते हैं। शासन क्या होता है? तो शासन एक समाधि स्थल होता है। क्या होता है? समाधि स्थल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी मुंडा जनजाति मुख्य रूप से 3 क्या है? पवित्र स्थल है, सरना स्थल, अखड़ा और शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अखड़ा में ही, यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अखड़ा में ही गीती ओड़ा होता है। गीती ओड़ा है क्या? तो ये युवा गृह होता है। युवा गृह किसको कहते हैं? जहाँ पे मुंडा के युवाओं को शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। शिक्षण प्रशिक्षण किसका? शिक्षण प्रशिक्षण? तो मुंडा जनजाति की जो संस्कृति है, उसका रीति रिवाज है, उसका शिक्षण प्रशिक्षण यहाँ पे कार्य होता है। कहाँ पे? गीती ओड़ा में। पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो गीती ओड़ा। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति में समाधि स्थल पर पत्थर रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो देखिए मुंडा जाति सबसे पहले समझते हैं समाधि स्थल किसको कहते हैं? तो शासन को कहते हैं। मुंडा जाति में इसको क्या कहा जाता है? शासन। ठीक है। तो इस पे जो पत्थर रखा जाता है, रखने की जो परंपरा है, इसको कहा जाता है शासन दीरी। क्या कहा जाता है? शासन दीरी कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शासन दीरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भोदीरी किसको कहते हैं? तो भोदीरी जो होता है पूर्वजों की आद में गाड़े गए खड़े पत्थर होते हैं। देखिए समाधि स्थल होता है, वहाँ पे एक अन्य तरह के पत्थर गड़े होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं भोदीरी, जो पूर्वजों की आद में पत्थर को गाड़ा जाता है, जिसे दीरी बीन समारोह या फिर पत्थर गड़ी परब द्वारा रखा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पत्थर गड़ी परब या फिर दीरी बीन समारोह के द्वारा पत्थर को खड़ा गाड़ा जाता है, जो पूर्वजों की आद में गाड़ा जाता है। अन्य तरह का पत्थर होता है, जिसको भोदीरी कहते हैं। एक शासन दीर्घ होता है, जैसे कोई डेथ कर गया तो वहाँ पे जो समाधि स्थल होता है, तो वहाँ पे जो पत्थर को रखा जाता है उसको बोला जाता है शासन दीरी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है मुंडा लोग अपने भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? ये पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, होड़ो जगर। क्या कहा जाता है? होड़ो जगर इसको कहा जाता है। मुंडारी लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जगर कहते हैं। चलिए मुंडा से संबंधित कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। देखिए कब्रिस्तान समारोह जिसको बोला जाता है जंग तोपा होने के बाद ही मृतकों के हड्डियों को दफनाया जाता है। जो शासन देरी होता है, जहाँ पे पत्थर रखा जाता है समाधि स्थल पर, तो ये जो वहाँ पे हड्डियों को जो दफनाया जाता है, एक कब्रिस्तान समारोह या फिर जंग तोपा समारोह होने के बाद ही वहाँ पे रखा जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि जंग तोपा या फिर कब्रिस्तान समारोह किस जनजाति से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति हो जाएगा। अच्छा, मुंडा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मुंडा का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, और विशिष्ट अर्थ में अगर देखेंगे तो गांव का राजनीतिक प्रमुख को हम क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। तो मुंडा का अर्थ हो गया। देखिए मुंडा जनजाति के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उस समय भी काफ़ी प्रश्न इससे क्लियर हो जाएगा। अभी हम शासन व्यवस्था का हम केवल चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट हम मुंडा जनजाति से लिए हैं, ताकि शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से समझ सकें। मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को शासन व्यवस्था में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था। हाथू मुंडा, मानकी या फिर पढ़ा राजा की जो नियुक्ति होता था, ये चुनाव के द्वारा होता था, ये हमने बताया है। और ये ना तो टैक्स लेते थे और ना ही कोई पेमेंट मिलता था इनको।
और इसीलिए इसे सहकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न और मेरा छूट गया है। देखिए पहले जो था 12 गांव को मिलाकर के क्या बनता था, पड़हा बनता था। क्या बनता था, पड़हा बनता था। लेकिन अब जो है 20 गांव को मिलाकर के क्या बनता है, पड़हा बनता है। तो ये आपको याद रखना, 20 गांव को मिलाकर के पड़हा बनता है। पूछा जा सकता है कि कितने गांव को मिलाने पर पड़हा बनता है या पड़हा का निर्माण किया जाता है। तो 12 या 20, पहले 12 था अब क्या हो गया, 20 हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अन्य जनजातियों की शासन व्यवस्था के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।